बहुत शुक्रिया तजाती वक्फे के बाद मैं सन एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं आज की बाद दोपहर की खबर से, जिसका इंतज़ार बहुत से लोगों को था। दिल्ली में भी बड़ी बड़ी शख्सियात कान लगाए सुन रही थी। कश्मीर में कल शाम से इस हवाले से बाज़गश्त चल रही थी। सियासी गलियारों में भी बात थी, अवामी हलकों पर भी इस पर पूछताछ की जा रही थी और सियासी दफ्तर में भी हलचल कल शाम से मची थी। ये हलचल, ये सब कुछ श्रीनगर में आज के होने वाले पीडीपी के यौम तासीस के हवाले से था और आज के यौम तासीस के हवाले से सुबह सुबह के ये नज़ारे श्रीनगर के थे और श्रीनगर के पाक में आज के यौम तासीस पर लोगों की नज़र होती भी क्यों नहीं, क्योंकि बड़े दिनों बाद या बड़े सालों बाद पीडीपी को आज का यौम तासीस मनाना था। सुबह सुबह ही सियासी हलकों में भी बाज़गश्त थी कि क्या आज पीडीपी को यौम तासीस मनाने की इजाज़त दी जाएगी। पीडीपी ने बाज़ाब्ता तौर पर साउथ कश्मीर में भी यौम तासीस मनाने का प्रोग्राम बनाया था, नॉर्थ कश्मीर में भी बनाने का प्रोग्राम बनाया था और श्रीनगर में भी यौम तासीस आज पीडीपी ने मनाने का प्रोग्राम बनाया था। बाज़ाब्ता तौर पर हस्ब प्रोग्राम श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती क़यादत करनी थी और जनूबी कश्मीर में डॉक्टर शुमाली कश्मीर में वीरी को अब्दुर्रहमान वीरी को आज के यौम तासीस की क़यादत करनी थी और डॉक्टर महबूब हस्ब रिवायत जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आज के यौम तासीस पर मौजूद रहते और आज के यौम तासीस के हवाले से हल्की हल्की बारिशें सुबह हो रही थी। कल रात देर गई ज़ोर की बारिशें हो रही थी और रात देर गई ज़ोर की बारिशों के बाद सुबह सुबह पीडीपी के महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह और उसके साथ साथ पीडीपी के दफ्तर पर जो भी लोग आते थे सुबह सुबह पहले यही मशवरा दे रहे थे कि आज का ये प्रोग्राम कैंसिल ही हो जाए क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लोग ना आए। एक तजब्जुब था और इस तजब्जुब के शिकार में पीडीपी की कुछ क़यादत भी, कुछ लीडर भी थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज किसी भी बात को मानने से इनकार करते हुए बताया कि जो होगा आज का यौम तासीस मनाया जाएगा। और कल शाम से सरकारी सतह पर भी आज के यौम तासीस के हवाले से इंतजामात किए गए थे। श्रीनगर में भी बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पे पार्किंग अलाट की गई थी और ट्रैफिक निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों को डिप्लॉय भी किया गया था। लेकिन आज के यौम तासीस पर दूसरे लीडरान की तकारीर में जितनी जो कुछ भी हुआ, लेकिन सबकी नज़रें जो थी वो श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की तकरीर पर ही लगी हुई थी। महबूबा मुफ्ती जलसे में जो ही आई तो सबसे पहले स्टेज पर चढ़ी, अपने कारकुनान को, अपने वर्करान को उन्होंने हाथ हिला के इशारा किया, उनके सलाम का जवाब दिया और जो कुछ हमने देखा, हमने सुना, हम आपको मनवन बयान करते हुए बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती स्टेज से फिर नीचे उतरे और सीधा उन्होंने पीडीपी का जो झंडा है उसको यहाँ पे लहराया। तकारीर हो रही थी, बहुत से लीडरों की महबूबा मुफ्ती ने तकारीर भी सुनी, लेकिन जब उनकी तकरीर से पहले बताया आपको कि जो ही वो स्टेज पे आई तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो जोश जो था वो जैसे लोगों को उन्होंने देखा, क्योंकि तवक्का से ज़्यादा लोग पीडीपी के आज के जलसे में थे। जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पहले कुछ लोग ये बता रहे थे कि जलसे की इजाज़त नहीं होगी, यौम तासीस की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन जब इजाज़त मिली और उसके बाद लोगों की यह तादाद और इस तादाद ने महबूबा मुफ्ती को जोश में डाल दिया था। जोश खरोश उसका बढ़ गया था, उनका जो स्टमना है वो काफ़ी हाई हो गया था। और फिर जब महबूबा मुफ्ती की तकरीर का मौका आया तो महबूबा मुफ्ती की तकरीर में भी जोश खरोश था और इसी जोश खरोश में सीधा उन्होंने अंग्रेज़ी मुहावरे का इस्तेमाल भी किया। जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेके सार्क और G20 के हालात बयान किए, चीन का नाम भी लिया, झंडे के हवाले से भी बात की और महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले बताया कि जम्मू कश्मीर को अगर अमन का खित्ता करार देने की ज़रूरत है, माफ़ कीजिएगा अगर नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी जम्मू कश्मीर को अमन जोन करार देने और लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार रास्ते खोल कर हर रुकन ममालिक यानी सार्क ममालिक को खित्ते में सरमायाकारी करने की इजाज़त दी जा सके ताकि एक नमूना बन सके जम्मू कश्मीर। 23वां यौम तासीस और महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया, अंग्रेज़ी मुहावरा कैच द बेल बाय द हॉर्न्स, और ये मुहावरा इस्तेमाल करते हुए बताया कि मौका है, चौका लगाना है, मोदी जी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नज़दीक लाना है। अमन की बात करते हुए बताया
बात गुजरात की रियासत की भी की। सरहद गुजरात से भी मिलती है, सरहद पंजाब से भी मिलती है, सरहद राजस्थान से भी मिलती है। तो महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया तो गोले क्यों सिर्फ कश्मीर पे गिरते हैं, और ये भी पूछ डाला कि अमन 10 लाख के करीब फौज कश्मीर में, तो ये सब कुछ जब होगा तो तब अमन की उम्मीद, अमन की आशा कहाँ से होगी। अंदर भी जंग, सरहद पर भी जंग, और अंदर से लेके बाहर तक एक तरफ फौज के 10 लाख फौजी और दूसरी तरफ बंदूक उठाने वाला नौजवान। मसले कश्मीर हल करने की बात करते हुए उन्होंने बताया अब ये मसले कश्मीर नहीं है बल्कि ये मसला हिंदुस्तान है, और मसला हिंदुस्तान हल करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर को वस्ती और जनूबी एशिया का, जम्मू कश्मीर को गेटवे बनाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के सी पैक का महबूबा मुफ्ती ने हवाला दिया और ये भी बताया कि जहां पाकिस्तान ने खुली ऑफर दे रखी है कि सभी सी पैक का हिस्सा बने, वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी और हिंदुस्तान के लोग भी जम्मू कश्मीर से होते हुए वस्त एशिया और जनूबी एशिया तक जा सकते हैं। बात सी पैक की है, और वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सी पैक की मुखालफत तो कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। जब आपने 5 अगस्त का फैसला किया था, 370 हटाया था, तो क्या पाकिस्तान ने माना था? आज पाकिस्तान का आपने माना था, तो आज पाकिस्तान आपकी मानेगा। जम्मू कश्मीर की स्ट्रैटेजिक पोजीशन का हवाला भी दिया, गेटवे की बात भी की, रस्तों में कसकरदू से लेके गुरेज तक और लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर तक के रस्तों की बात करते हुए बताया कि कैदियों की जो जेलों में नौजवान हैं, अपने दौरेदार का बताते हुए बताया कि 10-12 हज़ार के करीब उसने जो नौजवान ने उन्हें आम माफ़ी दी, उन पर लगे एफआईआर को किया था, और 12,000 के करीब नौजवानों के बरक्स आज बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के नौजवान बाहर की जेलों में कैद हैं। उनके अहल खाना को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वज़ीर साहब का वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का जिक्र तो किया ही किया, और ये भी बताया कि जब उनका दौर इक़्तिदार था तो अमन का गहवारा कश्मीर बनता जा रहा था, और फिर बीच में जो संगबारी हुई, जो हालात हुए, उस दौरान महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मैं भी चीफ मिनिस्टर थी, मैंने भी कोशिश की, बाहर से मुज़ाकरात के लिए बड़ी टीमों को लाया, लेकिन तब के हालात और उन हालात में हम कुछ कामयाब नहीं हो सके। हालात कुछ ऐसे थे। मिशन का भी बताया, बीजेपी के साथ अलायंस का बताते हुए बताया, कश्मीरी मुहावरा इस्तेमाल किया कि कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए बीजेपी जो एक सैलाब की तरह आई हुई थी उस पर बांध लगाने के लिए हमने सोचा था, माफ़ कीजिएगा, पीडीपी ने सोचा था कि हम इस मिशन, इस तूफान के खिलाफ बांध बांटते हुए कश्मीरी का मुहावरा गलवानस गुर करुन हवाल का इस्तेमाल भी किया। और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि हालात अब भी ऐसे ही, लेकिन वक़्त का पानी, दरियाई जहलम से पानी बहता जा रहा है, हालात ऐसे नहीं रहेंगे, वक़्त करवट लेगा। और वक़्त करवट लेते हुए मुल्क को, हिंदुस्तान को वज़ीर-ए-आज़म विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन विश्व गुरु हिंदुस्तान तब तक नहीं बन सकता है जब तक न आसपास के लोग, जो रियासतें हैं, मुल्क है, उनका गुरु हिंदुस्तान बनेगा। पहले उसको आसपास यानी सार्क ममालिक का गुरु बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। बताते चले 370 की मनसूई के बाद पीडीपी का यह पहला यौम तासीस था, और इस यौम तासीस को अब तक जो मनाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज जो यौम तासीस बड़े सालों बाद पीडीपी ने मनाया, उस यौम तासीस में कुछ के लिए यौम तक़सीर भी हो सकता था, क्योंकि यौम तक़सीर हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज के यौम तासीस पर नज़रें दिल्ली की भी थी, और हमारे ज़राया कहते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा हिस्सा जो था सरकार का, वो आज महबूबा मुफ्ती की तकरीर को गौर से सुन रहा था। श्रीनगर से लेके बारामूला, और बारामूला से लेके जनूबी कश्मीर, और जनूबी कश्मीर से लेके राजौरी, पुंछ और जम्मू में आज जो पीडीपी का यौम तासीस हुआ, उस मौके पर कितनी लोगों की आमद हुई, कितना कुछ हुआ, सारा ब्यौरा मंगाया जा रहा था, उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, समझा जा रहा था कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासी उथल पुथल हो सकती है। और इसी सियासी उथल पुथल पर कुछ खबरें हमारे पास भी हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती की तकरीर का वो हिस्सा जिसमें लहजा तेज तरार था और चेहरे पे रौनक, मुस्कुराहट, सब कुछ दिखाई दे रही थी। आपने देखा नहीं 2019 में 370 खत्म करके आपने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है। आज यहां तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है और कहते हो 20 रुपए दे दो। अरे इतना महान झंडा है, झंडे की कदर सब लोग करते हैं, ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन
मेरी जमीन पे कब्जा किया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो, वहां झंडा गाड़ो। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। मोदी जी, आपको मैं अभी भी कहती हूं कि आप अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकाल सकते हैं। हिस्ट्री में आपको इसके लिए याद किया जाएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनाए, उसके लिए कोई याद नहीं करेगा। उसके लिए दुत्कारते हैं लोग ऐसे काम करने के लिए। जिस तरह आप पुराने हुक्मरानों को दुत्कारते हो, बादशाहों को दुत्कारते हो, जी उन्होंने फलानी मंदिर तोड़ दिया तो मस्जिद बना दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जम्मू कश्मीर को आप जहां चाहो झंडा लगा सकते हो, इसको जेल बना दिया आपने। हमारे कश्मीरी पंडितों की बात देखिए, आपने कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका रास्ता खुलवाइए शारदा पीठ के लिए, कश्मीरी पंडितों का। आपने करतारपुर तो खुल गया, अब शारदा पीठ खुलाइए कश्मीरी पंडितों के। करेंगे क्या आप ऐसा? आपने इसको जेल बना रखा। आपने हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद कर दिए। क्यों? शक की बुनियाद पे। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है, इंसान का दिल रख के महसूस कीजिए कि उन घरों की क्या हालत होगी जिनके लख्त जिगर आपने तिहाड़ जेल में, आगरा जेल में और पता नहीं कहां कहां रखे हैं। उनके पास किराया भी नहीं है वहां जाने के लिए। मेरी गुजारिश है, इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन नौजवानों को जनरल एमनेस्टी देके इनको रिहा कर लीजिए, अपने घरों में जाएं। और जम्मू कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं, ताकि मेरा बुजुर्ग सुबह बस में बैठ के यहां से होते हुए ईरान जाते हुए हज के लिए चला जाए। सुना असल? अगर आप वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो मैंने कहा उसका रास्ता या तो जम्मू कश्मीर से होते हुए साग के बीच में से गुजरेगा, बाकी क्वाड, G20, G7 से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। ना आप उससे कोई गुरु शुरू बन सकते हैं, मगर पहले अपने घर को संभालिए। अगर आप जम्मू कश्मीर को अपना घर समझते हैं तो इसको संभालिए। ये जो आपने गलती की 2019 में, लोहार मत बनिए, लोहार का हथौड़ा मत बनिए कि सिर्फ मारना जानता है। अगर बनना है तो सुनहार बनिए। झंडा गाड़ना है तो वो का इलाका, वो ज़मीन जहाँ पे चीन ने कब्जा कर रखा है वहाँ पे गाड़िएगा। जम्मू कश्मीर अपना है, यहाँ पे झंडा तो पहले ही गाड़ा हुआ है। यहाँ झंडा गाड़ के मामला उलझाने की बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती सुनार का हवाला भी दिया और लोहार की बात भी की। लेकिन आपको बताएं, पीडीपी का यौम तासीस, ज़रा तस्वीर हम बारामूला से लेकर अनंतनाग तक के आपको दिखाते हैं। ज़रा अनंतनाग की तस्वीर। डॉक्टर महबूब बेग आज के जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के जलसे में, और यहाँ पे महबूब बेग के साथ साथ पीडीपी के दूसरे लीडर में सबसे बड़ी बात बरसती बारिश। और इस बरसती बारिश में साफ जाहिर था कि ये पीडीपी के हमदर्द हैं। ये वो लोग हैं जो पीडीपी के साथ जुड़े हैं, चाहे पीडीपी का हाल जैसा भी रहा हो, लेकिन पीडीपी के साथ। और इस बरसती बारिश में एजाज अहमद मीर जो साबका एमएलए हैं, उनके साथ साथ सरताज मजनी और दूसरे लीडरान ने पीडीपी को एक नए जाविये से ले जाने की बात भी की और महबूबा मुफ्ती के साबित कदमी की तारीफ या सराहना करते हुए बताया कि वही एक खातून है जो इस वक्त कश्मीर के मामलात को लेके कहीं बात करती है। और ये जनूबी कश्मीर के बाद बारामूला का जलसा हम आपको दिखाएंगे, जहां डॉक्टर माफ़ कीजिएगा अब्दुर्रहमान वीरी मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। और अब्दुर्रहमान वीरी भी आज बोले, बड़े दिनों बाद बोले। अक्सर अब्दुर्रहमान वीरी मीडिया से दूरी रहा करते हैं, लेकिन आज बोले और लहजा वही था जो आज पीडीपी के सभी लीडरान में साफ नजर आता। बारामूला में भी एक अच्छा खासा जलसा, और ऐसा जलसा शायद
पीडीपी के अपने हलकों में भी इसका तस्वर नहीं था। जनूबी कश्मीर हो, शिमाली कश्मीर हो, बारामूला हो या श्रीनगर हो, यहाँ पे आज पीडीपी के हलकों में वो खुशी, वो चमक, वो दमक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, ये कश्मीर की बात तो ज़रा जम्मू का राजौरी का इलाका भी दिखाए। राजौरी में भी पीडीपी ने आज 23वां फाउंडेशन डे, यौम तासीस मनाया और आज के यौम तासीस पर अच्छी खासी तादाद में राजौरी के इलाके में भी लोगों की पहुंची हुई थी और यहाँ भी महबा मुफ्ती कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए जा रहे थे। और जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर भी पीडीपी ने जलसा मनाया, यौम तासीस मनाया और आज के यौम तासीस में जम्मू से भी एक पैगाम देने की कोशिश की गई कि पीडीपी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर या वादी के दूसरे हिस्सों में बराबर है, मौजूद है। वो अलग बात है कुछ लीडर चले गए हैं, लेकिन आज भी पीडीपी का कैडर जिंदा है, साबित है और साबित कदमी के साथ चल रहा है। ये एक पहलू तस्वीर का, ये एक पहलू आज के दिन की उस खबर का जिस पे हम सब की नज़र थी, जहां हम भी मौजूद थे और हम भी हर बात नोट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे और देखना और समझना चाहते थे कि आज के ये यौम तासीस आगे वाली सियासत में क्या रंग लाएगा और आने वाली सियासत में क्या रंग लाया है। कुछ सियासी हलके इस पर भी बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे कि आने वाले दिनों में इंतखाबात की जो बिगुल बजने की बातें की जा रही थी, शायद उस पर अब सरद मोहरी होगी, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा जलसा पीडीपी कर पाएगी। ये शहर की बात, ये श्रीनगर की बात, पीडीपी की बात, लेकिन जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी बता दे। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में आज एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात कर रहे थे और इस हाशिए पर बात करते हुए बात तिरंगा फहराने की हुई और तिरंगा फहराने के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराना अपनी मर्जी से होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं, पैसे वसूल करने की बात नहीं और हर किसी को तिरंगा फहराना चाहिए, किसी को इस पे ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जोर जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए। जरा सुनते हैं उमर अब्दुल्ला को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाज़त है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को एतराज़ होना चाहिए। अब सिर्फ फ़र्क यह है कि ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से ना, कौन कहता है कि नहीं करें कोई। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में एक तकरीब और इस तकरीब पर आपको बताएं हमारा नेटवर्क जो है जम्मू कश्मीर का वाहिद नेटवर्क है जहां पे आपको हर वक्त पल पल के हालात वाक़ात से बाखबर कराया जाता है। हमारा जीके चैनल हो, हमारा गुलिस्तान हो, हमारा जीके 24 हो, हमारा न्यूज़ पॉइंट हो या हमारे दूसरे कंसर्न सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया, बैनुल-अक़वामी सतह से लेके जम्मू कश्मीर तक हर खबर पहुँचाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास भी करते हैं। और इन्हीं पहलुओं में हमारा एक ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में चलता है और उस मुक़द्दस महीने में इफ्तारी के टाइम पे मेरे साथी इशफाक गौहर खुसूसी ट्रांसमिशन भी करते हैं और उसी खुसूसी ट्रांसमिशन में रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम चलता है और उस रमज़ान स्पेशल की सराहना आज उमर अब्दुल्ला ने भी की। इसी तकरीब पर उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथी इशफाक गौहर को स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम के लिए उन्हें इनाम से भी नवाजा और उनकी कारकर्दगी की सराहना भी की। यहाँ मुबारक गुल भी थे और यहाँ पे बच्चों के हवाले से आज जो पेरेंट डे मनाया गया, इस पेरेंट डे पर कई लोगों को इनामात से नवाजा गया, लेकिन गुलिस्तान टेलीविज़न हमारे साथी इशफाक गौहर की कोशिश काविश को यहाँ उनका एतराफ़ भी करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इसमें अवार्ड रखे थे आज, जिसमें हमने अलमदार कश्मीर के, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, उसको थोड़ा सा हमें उसके ऊपर काम करने का मौका मिले। इसलिए अलमदार कश्मीर की जो नई तालीमात है उनको हमने सीखना चाहिए, उसमें बड़ा एक फ़लसफ़ा है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसलिए हमने अलमदार कश्मीर के नाम से एक अवार्ड रखा और आज हमने देखा कि गुलिस्तान का एक प्रोग्राम था रमज़ान मुबारक, जो बड़ा लाइक किया गया और लोग देखते थे उसको काफ़ी। मैं भी देखता था और हमारी जूरी ने फैसला किया कि इस बार हम अलमदार कश्मीरी मजहबी अवार्ड है उसको गवर्नर साहब।
काम किया जाए तो सराहना की जाती है। मेरे साथी अशफाक गौहर के काम की सराहना, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं हमारे एमपीज़ कितना काम कर चुके हैं, 3 साल पार्लियामेंट में हुए, उसकी सराहना करने की ज़रूरत है या नहीं, फैसला आप कीजिएगा। हम ज़रा ताना बाना बताते हैं आपको बताएं पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के एमपीज़, जिनमें से कश्मीर के 3 एमपीज़ हैं, उनकी कितनी हाजिरी रही, कितने सवाल पूछे। ज़रा पहले फ़ारूक अब्दुल्ला को दिखाते हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला सेंट्रल कश्मीर के एमपी हैं और फ़ारूक अब्दुल्ला ने 3 साल में सिर्फ 11 बार पार्लियामेंट में सवाल उठाए हैं, 9 बार बहस में हिस्सा लिया है। 3 सालों में उनकी जो पार्लियामेंट हाजिरी है 49% रही है। मोहम्मद अकबर लॉन साहब साउथ नॉर्थ कश्मीर के एमपी 3 साल दौर-ए-इक़्तिदार में सिर्फ 6 सवाल पूछे हैं और उनकी हाजिरी जो है वो 5 सवाल पूछे हैं, 6 बार उन्होंने बहस में हिस्सा लिया है और उनकी हाजिरी है 62% रही है, फ़ारूक अब्दुल्ला से ज़्यादा। हसनैन मसूदी जनूबी कश्मीर के एमपी 20 सवाल उन्होंने पूछे, 22 बार बहस में हिस्सा लिया है और इनसे ऊपर बीजेपी के जुगल किशोर उन्होंने 3 साल के दौरान 180 सवाल पूछे हैं, 43 बार हाजिरी उनका बहस में हिस्सा लिया है, 87% उनका अटेंडेंस है वो पार्लियामेंट में रहा। ये फ़ारूक अब्दुल्ला साहब सिर्फ 11 सवाल 3 साल के दौरान जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक उठाएं, सबसे बड़े लीडर इस वक्त, सबसे सीनियर लीडर हैं, ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में। सवाल फ़ारूक अब्दुल्ला से, सवाल मोहम्मद अकबर लॉन से, सवाल साउथ कश्मीर के एमपी डॉक्टर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी से कि आखिर आप पार्लियामेंट गए तो किस लिए गए हैं। 3 सालों में अगर आपने इतनी ही जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है तो फिर हमें वहाँ 3 की भी नहीं 6 सवालों की भी ज़रूरत नहीं थी, 9 सवालों की ज़रूरत भी नहीं थी। नहीं करते तो बेहतर था। आपको हमने कश्मीरियों ने वोट दिया था पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने के लिए, क्या करने जाते हैं वहाँ पे? बहस कर भी नहीं सकते हैं, कश्मीर के मामले पे बात भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन आपको अब ज़रा दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं। सरकारी सतह पे काम हो रही, डोडा में प्लांटेशन ड्राइव हुई, डोडा के जंगलात, और उन्हीं जंगलात में आपको नाज़रीन बताते चले कि आज सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे प्लांटेशन ड्राइव शुरू की और इस प्लांटेशन ड्राइव के दौरान बच्चों से लेकर लोगों तक जंगलात के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जानकारी फराहम की गई। और इस दौरान बताया गया कि अनपोश तेलियल वनपोश यानी हमारे जंगलात हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन बन सकते हैं। और नाज़रीन आपको शेखपुरा श्रीनगर का मामला भी दिखाते हैं। याद होगा आपको, शेखपुरा में कश्मीरी पंडित हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक पे, बता रहे हैं कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन कल ही सरकार ने बताया कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, उनकी पॉलिसी में नहीं है। लेकिन आज शेखपुरा पंडित कॉलोनी में कुछ हुकाम ने, कुछ इन लोगों ने कुछ ऑर्डर्स मीडिया को दिखाते हुए बताया कि कुछ लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी यहाँ पे सिलेक्टिव पॉलिसी, अगर पॉलिसी में है नहीं तो फिर कुछ लोगों को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। कश्मीरी पंडित ही हैं, वो पीएम को पैकेज में आए हुए हैं, तो उनको कैसे ट्रांसफ़र किया गया जब पॉलिसी नहीं है। इन्हीं की सुन लेते हैं। सरकार की कथनी करनी पर सवाल उठा रहे थे। की कार्रवाई हो रही जी बिल्कुल, यहाँ से तो वही उम्मीद दिख रही है ना। देखिए, आप देखिए, अगर ये 5 बंदे पीएम पैकेज के हैं, अगर इनको जम्मू भेजा गया, दैट मींस इट इज अ रिलोकेशन प्रोसेस दैट हैज बीन स्टार्टेड। तो अब हमारे अंदर ये उम्मीद जाग चुकी है कि ये रिलोकेशन अब धीरे धीरे सरकार ऐसे ही करेगी। और साथ में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऑर्डर से एक और बात क्लियर हो गई कि SRO 412 के तहत जो हमसे बॉन्ड लिया गया था, वो बॉन्ड भी नॉन लेडमाइड होता है इस ऑर्डर के जरिए, जो हमें। चलिए नाज़रीन, सरकार कहती है कि किसी को रिलोकेट नहीं किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर्स दिखाए जा रहे थे। ये बडगाम की पंडित कॉलोनी में पंडित बरादरी जहाँ पे ट्रांजिट कैंप है उनका, वहाँ पे ये बाज़ाब्ता बताया जा रहा था कि इन लोगों को कैसे ट्रांसफ़र किया गया। अगर बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में खुद सरकार बताती है कि कोई पॉलिसी नहीं है, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, फिर ये ऑर्डर्स किसने किए हैं? जाली तो हो नहीं सकते, फिर क्या वजह है? सवाल सरकार से पूछा जा रहा था कि ये कौन लोग हैं, मखसूस हैं और या ख़ासुल ख़ास हैं। तो ख़ासुल ख़ास की बात करते हुए बताते चलें, ख़ासुल ख़ास हालात में बारिशें भी हुई हैं, सैलाबी सूरत भी पैदा हुई है और सैलाबी सूरत भद्रवा के ऊपरी इलाकों में भी है। डोडा से भी सैलाबी सूरत के ख़तरा है। डोडा में तो नुकसान की खबरें भी हैं, कुछ मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन बताएं, इधर की सूरत में बारिशें पड़ रही हैं। लेकिन इजाज़त दीजिए, वक्त की कमी की वजह से पूरी तफसील आपको नहीं दे सका। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।